नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 फरवरी 2023 और आज आपका HCM CRPF का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके। और आज भी आपको हेल्प देखने को मिला है सभी शिफ्ट में, और इस शिफ्ट में भी आप पाएंगे कि आपको हेल्प मिला है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट जो थे कि ये क्या था कि स्थानीय भाषा में पत्रकारिता पर रोक, स्थानीय भाषा में पत्रकारिता पर रोक, ताकि लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाएगा और देश जो आपका उन्नति है उसमें जो देश को स्वतंत्र कराने की जो आग जल पड़ेगी और लोग जो है जागृत हो जाएंगे और अंग्रेज का शासन खत्म हो जाएगा। इसी डर से जो है इस प्रकार से डिजाइन किया गया था वर्नाक्यूलर एक्ट को। तो ये आपका 1876 से, हालांकि 1876 से 1880 तक ये चला था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्नाक्यूलर एक्ट किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के समय। ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वायसराय से क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स मेटकॉफ। इसके अलावा झारखंड छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। क्योंकि आप जानते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड बना है बिहार से, छत्तीसगढ़ MP से और उत्तराखंड UP से, ठीक है। उत्तराखंड पहले नहीं बना था, आपके जानकारी हेतु बता दूं, पहले उत्तरांचल बने थे, ठीक है। उत्तरांचल का जो है संविधान में संशोधन करके उत्तराखंड नाम जो है बाद में किया गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये उत्तरांचल के ये उत्तराखंड के ये 2000 ईस्वी में अलग हुए थे। इसके अलावा तेलंगाना 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला जो है अंतिम जो है राज्य है, ठीक है। इसके बाद कोई भी राज्य अभी तक अलग नहीं हुआ है। इसके अलावा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आर्टिकल 16 में है। सब दिन बताते आ रहे हैं भाई, आर्टिकल वगैरह अच्छे से देख लेना। आर्टिकल की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। समता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। छुआछूत का जो है अनुच्छेद 17 में है, ये अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। इसमें 6 भाग है जो मैंने कल बताया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में 25,000 से बढ़ाकर कितना राशि कर दिया गया है। जब पहले सड़क दुर्घटना होते थे तो जख्मी वगैरह होने पे जो है या फिर डेथ पे 25,000 की मुआवजा दी जाती थी, तो इस राशि को जो है बढ़ाकर अब 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये वाला जो योजना है इसकी भी राशि आपसे पूछी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो इसके में ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त जो है 4-4 महीने के अंतराल पे उस किसान के बैंक खाते में डिपॉजिट किया जाता है। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जो छोटे जोत के किसान जिनके पास जो दो एकड़ से जमीन कम है उनको दिया जाता है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, नाव में धूल उड़ाना, नाव में धूल उड़ाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। देखिए नाव में धूल उड़ाना मुहावरा का सही अर्थ जो है ये आपका जो है बेकार बदनाम करना। अब मान लीजिए किसी अच्छे आदमी पे जो है बदनामी डालते हो और उल्टा जो है वही बदनाम हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है नाव में धूल उड़ाना का, ठीक है। एक मुहावरा मैं अपने तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा, मेढक को बुखार होना, मेढक को बुखार होना। तो मेढक को बुखार होने का मतलब है कि जो कभी न होने वाला चीज हो ऐसा चीज हो जाना। क्योंकि मेढक हमेशा पानी में रहता है, स्थल पे भी रहता है बिकॉज ये एम्फीबियन है, उभयचर है ना। लेकिन पानी में रहते हुए भी हर वक्त पानी में रहने वाले जीव को, अब मछली को कोई बोलेगा सर्दी हो गया तो ये कैसी बात है भाई, तो पानी में ही रहता है ना। तो इस प्रकार से जो असंभव चीज है वो हो जाना। तो इस प्रकार से मुहावरा भी आपको याद रखने लायक है जो मैंने बता दिया है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किस वंश के शासक को हराया था। देखिए मैं सब दिन जब भी दिल्ली सल्तनत की बात आई एक से एक आपको गुत्थी सुलझा के बताया, और मैं 5 जो संस्थापक हैं उनके नाम आपको जरूर याद रखने। ये बात 100% गांठ बांध लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है जी, ये आपके 1526 में होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूरा बताया था। इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, बाबर की विजय होती है, बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं।
देते हैं। ये मुगल वंश 1526 से लेके 1857 तक, यानी जब तक सिपाही विद्रोह हुआ था तब तक माना जाता है। अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो आपको जो है किस वंश का हो जाएगा, लोदी वंश का। अब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, तो प्रथम शासक कौन है जी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के प्रथम शासक है। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। एक तो थे जी गुलाम, फिर एक थे खिलजी, फिर एक थे तुगलक, सैयद थे और लोदी थे। ठीक है, गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खां और लोदी का बहलोल लोदी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सल्तनत कालीन व्यवस्था कब से कब तक चली जी, तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने शासन किया, जिसका मैंने अभी अभी नाम लिया। इसके बाद मुगल वंश स्थापना हो गया, फिर सिपाही विद्रोह हो गया 1857 में। इसके बाद जो यहाँ के ब्रिटिश, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया का शासन किया जाता था, वो ब्रिटिश महारानी के पास चला गया, क्राउन के पास। और तब से लेकर हम 1947 में आजाद हुए और तब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं। तो ऐसे आप रिलेट करके सब चीज को जो है आराम से छोटा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चंदेरी का युद्ध होता है जी बाबर और आपका मेदिनी राय के बीच में 29 जनवरी 1528। और एक लड़ाई और होता है आपका खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में बाबर और अफगान के बीच। ये चारों ही युद्ध में बाबर लगातार विजय हुए थे। बाबर को कलंदर की उपमा दी गई थी, यानी दानशीलता की भावना हेतु इन्होंने सिक्का बंटवा दिए थे एक बार भाई, है ना। इसके अलावा बहावी आंदोलन के वायसराय किसके दौरान, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड एल्गिन थे। बहावी आंदोलन के प्रणेता आपसे पूछा जा सकता है तो शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, ये दोनों आपके जो है बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अलीगढ़ सैयद अहमद खान जो है, इनके आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन के सैयद अहमद खान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में हड़प्पा कालीन साइट धोलावीरा किस नंबर के सबसे बड़ा स्थल है। देखिए, मैंने परसों के वीडियो में ये बात का जिक्र किया था कि भारत में पहले विश्व में सबसे, मतलब विश्व में क्या बताएं कि हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल जो है ये है आपका मोहनजोदारो। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि ये ऋतिक रोशन का जो है और पूजा हेगड़े की पिक्चर भी है मोहनजोदारो, है ना। बहुत अच्छा एक सॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सिंग लगा के वाला, है ना। तो उसमें, है ना। उसके बाद भारत के अंदर राखी गढ़ी जो आपका हरियाणा के अंदर है, ये सबसे बड़ा साइट है। और दूसरा सबसे बड़ा साइट है आपका धोलावीरा, जो आपके कहां पे है, गुजरात के अंदर है। धोलावीरा यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो 40वें क्रमांक के हैं और अंतिम है ना। यूनेस्को में जो आगामी साल के लिए यानी 2022 के लिए, क्योंकि इसके 2021 में शामिल किया गया था। पिछले वीडियो में शायद मैंने 2019 बता दिया था दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, निकल गया था मुझसे, 2021 में कराया गया था। 2022 के लिए जो नाम गया है ये आपका होयसल के मंदिर को गया है यूनेस्को में नाम। यूनेस्को पे एक फुल फ्लेज वीडियो जो है आने वाला है, तो आप लोग कल ही ये वीडियो आपको मिल जाएगा 9 से 8 बजे, तो ये जरूर देख लें। ठीक है, यूनेस्को के सभी प्रश्नों को मैंने कवर करने का फिगर के साथ कोशिश किया है, जैसे आपने जनगणना को देखा है वैसे ही सेम। ठीक है, सिंधु घाटी के स्थलों में जो है जो शहरी सभ्यता था, सबसे पहले सिंधु घाटी शहरी सभ्यता, तो उसके सभी शहर 2 भागों में विभाजन होते थे, लेकिन धोलावीरा एक जो है विशेष जो है इसमें व्यवस्था थी, इसके शहरी व्यवस्था 3 हिस्सों में विभाजित थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धोलावीरा जो शामिल हुआ 40वां, इसको मैं बता ही दिए। अल नीनो से एक क्वेश्चन आया है जी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं है। तो अल नीनो से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए अल नीनो बताए हैं मैं आपको कि अल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर और ला नीनो, एक तो होता है अल नीनो, एक होता है ला नीनो, ये दोनों ही प्रशांत महासागर में आता है जी। ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है कि ये दोनों चीज क्या होता है, BSSC CGL के प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, तो अल नीनो क्या होता है कि जल के स्तर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है। ऐसा नहीं कि पूरा प्रशांत महासागर में आ जाता है भाई, किसी पार्टिकुलर रीजन में आता है। ठीक है, तो जल के जो स्तर है उसे गर्म करते हैं, और ला नीनो जो है जल के स्तर को जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो ये है अल नीनो और ला नीनो कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। दोस्तों हम एनालिसिस कराते हैं, बस आप लोग बस विश्वास जीतना चाहता हूं कि हमसे पढ़िए,
पढ़िए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आपको सफल बनाना चाहता हूँ, आपका भला चाहता हूँ। ठीक है, एक एक चीज समझते जाइए, हमारे एक्सपीरियंस का जो है आप फायदा उठा सकते हैं हमसे। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में हो गया। दोनों आने वाले एग्जाम्स के लिए दोनों कहाँ आते हैं, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, अल नीनो किस महासागर की उपज है। ठीक है ना। इसके अलावा महासागर कितने हैं, तो 5 है छोटे एग्जाम के लिए। अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो 4 ही महासागर बताइएगा। ठीक है, जैसे पीसीएस वगैरह। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा आपका महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा महासागर भी है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो अल नीनो, और ये बता ही दिया कि जल को ठंडा करता है, गर्म करता है ना। इसके अलावा थांगटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए थांगटा नृत्य जो है ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य भी मणिपुर से संबंधित है, लेकिन मणिपुरी जो है ये शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, और थांगटा जो है ऐसे ही जो है आपका एक मार्शल आर्ट टाइप का होता है। ये आपने कुंग फू वगैरह देखे होंगे, है ना, चाइना वाला ऐसे बेल्ट बांध के मार्शल आर्ट टाइप का। तो उस प्रकार से आपका थांगटा नृत्य होता है जी, है ना। एक आपका मुखौटा नृत्य भी होता है, मुखौटा नृत्य, है ना, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट का ही है। और एक आपका छऊ नृत्य होता है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होती है, इसमें मुखौटा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ घराने से कौन संबंधित थे, तो ऑप्शन तो नहीं मिला है, लेकिन पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न दूती चंद से आया था, तो दूती चंद किस खेल में रिकॉर्ड बनाया है। अगर इसी प्रकार का प्रश्न होगा जैसे बच्चे ने बताया, तो भाई दूती चंद जो है मतलब स्टिपलर है, दौड़ती है ना, स्प्रिंटर है ना। तो इस प्रकार से दूती चंद को आप मार सकते थे, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक मशवरा चाहता हूं कि अगर आपको पूरा पीडीएफ देखिए, पूरे यूट्यूब पे सभी आदमी जो है आपको कुछ ना कुछ रकम लेके जो है देता है पीडीएफ। मैं चाहता हूं कि मैं भी जो है इतनी रकम रखूं कि आप आराम से अफोर्ड कर सको, है। तो मैं 9 रुपया रकम रखूंगा जी पीडीएफ का, मात्र 9 रुपया रखने वाला हूं, ताकि जो है सभी को ये लगे कि मैं पैसे से खरीद रहा हूं। तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं पीडीएफ देता हूं। मैं देखता हूं कि टेलीग्राम पे 3000 2500 के करीब बच्चे हैं, लेकिन देखते कितने हैं पीडीएफ, 200 250, और एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं। तो फिर आते हैं भाई पीडीएफ में तो दिया था, तब जाके देखते हैं, है ना। तो इसीलिए जब आपका 9 रुपया खर्च होगा तो आपको लगेगा कि मैं पैसा में खरीदा हूं, तो आप पढ़ोगे। तो अगर आप लोग एग्री हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। आप लोग बोलोगे तभी, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।